हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी और पढ़े थे इसके रेसिस्टेंस और रेसिस्टर के बारे में। उसके बाद जो टॉपिक आता ओम्स लॉ। ओम्स ने दो चीज को देख के वो क्या किया था, क्लासिफाई किया था, V और I। व्हाट इज V एंड व्हाट इज I। और उसके स्टेटमेंट के पास आते हैं तो स्टेटमेंट हमको क्या बताता है, क्या बोलता है उसके बारे में। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्चुअली 10 और 12 दोनों में आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए, Ohm's law suggests that electric current, यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड क्रॉस थ्रू द कंडक्टर। ये किसके थ्रू होता है, कंडक्टर के थ्रू होता है। और ये दो पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो हम सर्कल कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ये हो गया I, ये हो गया V वोल्टेज। कभी भी ओम्स लॉ ने देखा कि जो आने वाला सिचुएशन है, सिचुएशन ये था कि कोई भी कंडक्टर के थ्रू यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो क्या वो रिक्वायर्ड अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी दे पाता है या नहीं, ये उसके बीच में कंक्लूजन था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने एक, ये ओम्स क्या है, एक नेम है, किसी का नेम है और ये टाइटल है जिसके थ्रू आप ओम्स को याद रख सकते हैं, इसलिए उस नाम पे। जैसे आप न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स क्या है, एक एज ए न्यूटन उसका टाइटल था, उसके टाइटल के थ्रू उसने क्या किया, नियम बनाया। कोई भी एक नियम बनता है तो अपने साथ अपना टाइटल को जोड़ के इसलिए रखता है कि प्राचीन काल का किया हुआ इन्वेंशन हमको भूल ना जाए, इसलिए उस पे क्या यूज किया जाता, अपना टाइटल। ओम्स लॉ ने क्या किया, V और I को लेके क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या सफलता पाया कि वो एक स्टेटमेंट आया जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर और वोल्टेज के थ्रू क्या होता है, वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए, कहना क्या चाहते हैं। एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब मान के चलिए 2 वोल्ट का, इस पे करंट दौड़ रहा है I और इस पे क्या लगाया गया, पोटेंशियल डिफरेंस और इसको ऐड कर दिया गया। मान के चलिए यहाँ 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और I अमाउंट ऑफ करंट 7 एम्पियर हो रहा है। तो फाइनली ये बल्ब जलेगा नहीं। आप कितनों इसके साथ आप अटैच कर दीजिए और एक सेल बढ़ा दीजिए, आप बल्ब जलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज कितना चाहिए, दैट इज 2 वोल्ट और आप देख कितना रहे 9 वोल्ट, इसके कैपेसिटी से ज्यादा है तो ये जलेगा नहीं। तो ये ओम्स ने इस सॉल्यूशन को निकाला कि एक्चुअली बल्ब कैसे ग्लो करेगा, इस पे माइंड लगाया कि बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो उसने सोचा कि इसको करने के लिए बीच में एक ऐसा मीडिएटर हमको मिले जो फाइनली बल्ब को जलाए। उस मीडिएटर को हम बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, उस मीडिएटर को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखते हैं, मान के चलिए 9 वोल्ट अप्लाइड है, -2 वोल्ट बराबर 7 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दौड़ रहा है। इसको कंट्रोल किसको करना, जो इलेक्ट्रॉन 7 वोल्ट का दौड़ रहा है उसको कंट्रोल करना। तो फाइनली 7 वोल्ट हो गया। और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है I/V और I बराबर कितना है, 7 एम्पियर। I बराबर कितना है, 7 एम्पियर, 7/V कट गया बराबर 1। फाइनली यदि 1 ओम का रेसिस्टेंस लगाया जाएगा तो 7 वोल्ट का जो कैपेसिटी वाला है इलेक्ट्रॉन उसको कंट्रोल करके ऑटोमेटिक ये बल्ब जल जाए। ये सॉल्यूशन निकाला था ओम्स ने और कुछ नहीं किया। फाइनली वो सॉल्यूशन निकाला था, कुछ ऐसे डिवाइस थे जो रिक्वायर्ड जिसको चाहिए था उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए, वोल्टेज प्रदान कर, बीच में एक मीडिएटर, और उस मीडिएटर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये यदि मैथमेटिकली हम लोग इस पे जाए, मैथमेटिकली जाए तो ये सिचुएशन क्या आता है, फाइनली ये तो स्टेटमेंट जो दिया, ये स्टेटमेंट है जो क्या किया ओम्स ने दिया था। फाइनली इसका मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, I यहां लिखा हुआ है I is directly proportional to V, that is the mathematically statement given by the Ohms, I is directly proportional to V। और फाइनली जैसे I आ गया तो इक्वल टू, कभी भी आप आगे जाके पढ़िएगा I डायरेक्टली हो इनवर्सली उसको इक्वल टू लेंगे तो V के साथ तो एक कांस्टेंट टर्म यूज किया जाता है जो किसको रिप्रेजेंट किया, ओम को, दैट इज रेसिस्टेंस। उसने रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा और वो बताया, आज रेसिस्टेंस ही बता रहा है जो आज हम ये देख रहे हैं I और V ओम्स को याद रखें, ये R हमको बता रहा है। तो फाइनली I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/V। और कहीं भी लिखा हुआ होगा इसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, V इज इक्वल टू I/R/V, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आया दोनों का मेन क्या है, LHS इधर चल गया, RHS उधर चल गया। यहाँ आप देखिएगा R क्या है, कांस्टेंट है, यूज किसके द्वारा किया गया, ओम्स के थ्रू किया गया।
क्यों किया गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, जो बहुत इस पे फोकस ही नहीं करते, इसके बारे में बात ही नहीं करते, जो हम आपको बता रहे हैं। आखिर आप इक्वल टू क्यों दिए, इक्वल टू देने के पीछे प्रोपोर्शनल हटाना था। और कभी भी आप प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो एक दिमाग में रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म यूज करना है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए ये 2 एम्पियर और ये 4 एम्पियर और 2 एम्पियर है और ये 4 वोल्ट है। यदि ये कांस्टेंट टर्म यदि इधर यूज किया जाए 5 और ये कांस्टेंट ही रहे तो फाइनली इसको इफेक्ट नहीं करेगा। यदि यहाँ 5 वोल्ट का भी होगा तो 5 से 5, ये जो 5 बार बार आ रहा है 6 वोल्ट होगा। ये जो 5 आ रहा है इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, और ये ना वोल्ट को प्रभावित करता है ना ही एम्पियर को प्रभावित करता है। ये एकदम दिमाग में रखिए, ना ये वोल्ट को प्रभावित करता है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। बार बार एक स्टेटमेंट पे यूज किया जाता है कांस्टेंट 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 पे फोकस। कांस्टेंट ऐसा टर्म है जो ना ही किसी न्यूमेरिकल को डिफेक्ट करता है, ना ही उसका प्रोपोर्शनल को दिक्कत करता है। यही ये जो आर जो यूज किया गया किसके थ्रू किया गया, फाइनली। अभी हम लोग फाइनली क्या पढ़े, करंट और वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज को रिप्रेजेंट यदि वोल्टेज लिखा हुआ है या कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा हुआ है, पर यहाँ वोल्टेज लिखने से पहले दो चीज लिखा हुआ है। देखिए, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, between the 2 points, what is the potential difference, the electron flow between the 2 points, that is called potential difference, जो कि हम लोग potential between the 2 points across the 2 points, और वो पास कहाँ, देखिए between the 2 points, this is the point and this is, and electron is follow this process is known as potential difference। इसको आप क्या बोलिएगा, potential difference, जो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा, फॉलो किया जा रहा बाय यूजिंग द कंडक्टर। ये जो वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर। तो मेरा स्टेटमेंट इसने बताया। अब फाइनली हम जो कांस्टेंट बोले उसको तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट बराबर हम लोग जो ग्राफ ये बनाए आई और v का कांस्टेंट हम बनाए, जिसमें आप थोड़ा देखिएगा ये जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये हमको बता रहा है कांस्टेंट। तो फाइनली हम लोग पढ़े इस डेफिनेशन को ओम्स ने क्या बताया, और सर जॉन साइमंस ओम्स ने वो अपना नाम याद रखने के लिए उसने आई और बी पे किया और इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली किया। फाइनली हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड बी। तो बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, व्हिच मींस वी कैन इंक्रीज द आई, ऑटोमेटिकली बी विल बी इंक्रीज। जैसे आप आई को इंक्रीज करोगे बी इंक्रीज। एंड व्हाट इज द रिलेशन, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आई इज इक्वल टू वी आर। हियर यू हैव टू सी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर। हियर आप देखिए करंट को यदि बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा इनवर्सली। व्हाट इज द रिलेशनशिप, यहाँ भी पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर। तो आप बोल सकते हैं आई क्या है, आर के इनवर्सली है, व्हिच मींस आई इंक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा, आर डिक्रीज करेगा तो आई इंक्रीज करेगा। दूसरा भी पूछ सकता है, यही दो स्टेटमेंट रिलेशनशिप पूछ सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड बी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर। दिस इज द ओम्स लॉ, और ये बहुत जरूरी है। आप सर्किट में आप 12 में भी जाकर पढ़िएगा, ओम्स लॉ आपको सपोर्ट इसलिए करेगा बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस, बाय यूजिंग द रियोस्टेट, बाय यूजिंग द रेजिस्टर। ये 3 जो टॉपिक है वो ओम्स के थ्रू दिया गया है। और इस टॉपिक के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं आप जो पढ़े उसको क्लियर करें। फाइनली मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है इस पे भी बहुत कोई फोकस नहीं करता। डेफिनेशन ये कौन, ये अपने से बनता है और उस पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए डेफिनेशन पे कि आखिर हम जो टॉपिक को दे रहे हैं वो ओम्स का स्टेटमेंट को क्लियर कर रहे हैं क्या। उसने सिर्फ 2 चीज को लेके चला था, V और I को, और उसने कुछ भी नहीं किया। V और I के बीच में एक क्या किया गया, एग्जांपल जो आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितना ओम का चलेगा। फाइनली यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है 1 नंबर OMR सेट के लिए उपयोगी है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ current, that is ampere. Which is device is used to measure the potential difference, that is called voltmeter. Which device is used to measure the electric current, that is called ammeter. What is the SI unit of, that is ohm. This is the sign of ohm. What is the SI unit of resistance, that is ohm, and this sign suggests the ohm। इसका मतलब ये समझते हैं हमको 3 यहाँ पे यूनिट मिला, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका क्लास 11 में, जहां पे आप समझिएगा जैसे आपको कहीं लिखा हुआ रहेगा एम्पियर तो आप समझ जाइए ये किसके बारे में बता रहा है, करंट के बारे में। कहीं लिखा हुआ रहेगा V, ये किसके बारे में बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कहीं यदि ओम लिखा हुआ है तो आप किसके बारे में बता रहा है,
रेसिस्टेंस के बारे में। मतलब फाइनली यूनिट भी हमको मदद करता है न्यूमेरिकल बनाने में। अब जब भी हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फाइनली ये समझेंगे कि यदि कहीं लिखा होगा 20 एम्पियर तो फाइनली हम समझ जाएंगे कि किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में। कहीं लिखा हुआ रहेगा 40 ओम, ये किसके बारे में बता रहा है, रेसिस्टेंस के बारे में। फाइनली वो हमको क्या पूछेगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, भी नहीं दिया हुआ। मतलब दो आपको दिया हुआ रहेगा और ये फार्मूला एकदम माइंड पे कर लीजिए, और ये रिलेशनशिप है और ये फार्मूला, ये दो चीज आप हमेशा माइंड पे रखिएगा। दिस इज द टॉपिक ऑफ ओम्स लॉ। थैंक यू एवरीवन, और कोशिश कीजिए मेरा व्यूज बढ़ाइए। यदि आपका कॉन्फिडेंस हमारे साथ रहेगा तो इससे अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको लाके देंगे। थैंक यू।